हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो मिक्स्ड जीके क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज की क्लास में। और ये जो क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो SSC GD का एग्जाम हो या हमारा UPSI CTET है, UP टेट है, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो हमारी जियोग्राफी की सीरीज चल रही थी, बट उसको अभी हमने रोका है क्योंकि कई सारे जो हमारे एग्जाम हैं वो आगे शेड्यूल्ड हैं और चल भी रहे हैं। जैसे SSC GD का एग्जाम है वो भी शुरू हो चुका है और UPSI का एग्जाम भी शुरू हो चुका है और UP टेट का एग्जाम 28 नवंबर को है और CTET का भी दिसंबर में एग्जाम लगा हुआ है। तो देखिए, जो जीके है यानी जो जीके क्वेश्चन है, जो मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जिसमें सभी सेगमेंट से क्वेश्चन होंगे। और जो जीके है इन सभी यानी चारों एग्जाम के लिए आवश्यक है। किसी में कम क्वेश्चन और किसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा तो ये सीरीज हमारी चलती रहेगी और उसके साथ जो यूपी का जीके है यानी उत्तर प्रदेश जीके है वो भी हम क्लासेस बीच बीच में लाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी UPSI एग्जाम के लिए और UP टेट एग्जाम के लिए। उसके अलावा CTET और UP टेट में एक और सब्जेक्ट्स पूछा जाता है EVS यानी इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं CTET और UP टेट एग्जाम में बेसिकली। तो उसकी क्लासेस भी हम बीच बीच में करते रहेंगे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी हमारे चैनल पे। चलिए अभी आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। जैसा कि हम पहले करते रहे हैं, आपने देखा भी होगा चैनल में MTS के पहले हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर। तो ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। सभी सेगमेंट से मिक्स्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या डैश वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की पहचान में किया जाता है। यानी RTGS एक प्रणाली होती है फंड ट्रांसफ़र की, यानी ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र की। ये एक तरीका होता है ऑनलाइन फंड जिससे ट्रांसफ़र किया जाता है। और सबसे पहले अगर हम बात करें RTGS के फुल फॉर्म की, तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये फुल फॉर्म होता है किसका? RTGS का। और RTGS करने के लिए एक कोड की आवश्यकता पड़ती है और वो कोड कितने अंक का होता है? वो होता है आपका 22 अंक, यानी 22 अंकों का एक कोड होता है RTGS, जिसके द्वारा जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो रुपए हैं वो ट्रांसफ़र यहाँ पर किए जाते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम 11, तो 11 कोड का होता है हमारा क्या? IFSC नंबर। तो हर एक ब्रांच का अपना एक IFSC कोड होता है और वो होता है कितने अंक का? 11 अंक का होता है। उसके अलावा 12 अंक का हमारा आधार नंबर, हम सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये जो नंबर है याद रखना है, कितने अंक का जो RTGS नंबर होता है वो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? तो हम पहले भी पढ़ते रहे, इंटरमीडिएट के दौरान फिजिक्स में हमने पढ़ा था कई सारे जो मात्रक हैं उनकी इकाइयाँ होती हैं अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक होता है जिससे हम EV से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसका यानी किसकी एक इकाई है? तो ये है ऊर्जा की इकाई। देखिए यहाँ पर वोल्ट लगा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं विभवांतर से, लेकिन जो विभवांतर की इकाई होती है वो केवल और केवल वोल्ट होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाए तो वो आपकी ऊर्जा की इकाई होती है, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जूल भी ऊर्जा की ही इकाई है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा की इकाई है। बाकी जो विद्युत धारा है उसे हम एम्पियर में मापते हैं और शक्ति को हम वाट में मापते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के संस्थापक सदस्यों में से एक था? तो देखिए HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर उनकी मौत हो गई लाठीचार्ज के दौरान। और इससे फिर एक संगठन बनाया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और इसमें कई सारे लोग शामिल थे, जिनमें प्रमुख नाम चंद्रशेखर आज़ाद का रहा। उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल इसमें एक प्रमुख व्यक्ति थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अंतर्गत। तो यहाँ पर सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है, ये हम इसे केमिस्ट्री से कर लें या फिजिक्स से कर लें, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं और तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? यानी जो गर्म सघन पदार्थ होते हैं वो ऊपर की ओर उठ जाते हैं और ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है संवहन की प्रक्रिया। यानी इसका जो सही आंसर है वो है संवहन की प्रक्रिया। और संवहन, फिर अगला वर्ड है हमारा संघनन। तो संघनन क्या होता है? देखिए कोई गैस है, जब गैस से द्रव रूप में कोई गैस है वो द्रव में बदल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं?
संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और विकिरण आप सभी लोग जानते हैं, रेडिएशन उसे हम विकिरण कहते हैं। और चालन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है एक अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की। अगला क्वेश्चन है, और ये करंट अफेयर से भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, या स्टैटिक जीके में योजनाओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, यानी अभी बनाई गई है एक योजना लाई गई ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको तेज करने के लिए, और इस योजना का नाम है पीएम वाणी योजना। तो पीएम के नाम से कई सारी योजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, और पीएम वाणी योजना जो है इसके अंतर्गत ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको तेज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? इसमें यूरेटर, कार्टेक्स, मेडुला, ये सभी किसके? किडनी के ही पार्ट हैं। बट जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो है आपकी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन गुर्दे की, या जिसे हम किडनी कहते हैं और वृक्क कहते हैं, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये है नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक बार फिर हिस्ट्री से, निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? यानी 11वीं शताब्दी के दौरान का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है किसके द्वारा? किताब उल हिंद में ये किया गया। और उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं अल बरूनी। और अल बरूनी कब हुआ करते थे? किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में। तो भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुए, तुर्की आक्रमण हुए, तो वहाँ पर मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, और उन्हीं का एक कवि हुआ करता था अल बरूनी, और उसी के द्वारा किताब लिखी गई थी। किताब उल हिंद की रचना उसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से रिलेटेड, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए ऐसे भी हमारे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, या हमारे कोई धार्मिक स्थान है, या अन्य कोई स्थान है, अन्य धर्मों से रिलेटेड स्थान है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी आपसे शहर के नाम वगैरह पूछ लिए जाएंगे, और कभी कभी आपसे नदी पूछ ली जाएगी, किस नदी के तट पर ये स्थित है। तो ये जो गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब है ये आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है। सतलुज नदी के किनारे ये जो गुरुद्वारा है वो स्थित है, और ये सिख धर्म का एक प्रमुख स्थान होता है गुरुद्वारा, ये सभी आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी जो अभ्यारण्य है निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये जो अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है कहाँ पर? मेघालय में। उसके अलावा कर्नाटक में जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो टाइगर्स के लिए फेमस है, वो स्थित है आपका कर्नाटक में। और बात करें अगर हम असम की, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी आपके असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। वैसे हमने पर्टिकुलर स्पेशल लेक्चर ले रखे हैं किन पर? वन्यजीव अभ्यारण्य पर, आपके नेशनल पार्क पर, उसके अलावा जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं या एलिफेंट रिजर्व हैं उनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। इनमें क्या आपस में डिफरेंस होता है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान है? तो देखिए रैखिक जो संवेग होता है P बराबर mv इसका फार्मूला होता है, और विमी सूत्र अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा आपका mlt-2, mlt-1 होगा यहाँ पर, क्योंकि जो वेग होता है वो हमारा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, और सेकंड ऊपर आ जाएगा तो mlt-1 ये बीमा होगी किसकी? P की, यानी रेखीय संवेग की, और इस बीमा के बराबर ही बीमा होगी किसकी? आवेग की। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आवेग। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर नहीं है? तो देखिए भारत का जो ये वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया है, हम यहाँ पर केवल बना रहे हैं। देखिए जो ये वाला भाग है हमारा इस तरफ वाला, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट वाला रीजन, और ये वाला जो रीजन है ये है हमारा कौन सा? वेस्टर्न घाट वाला रीजन, यानी इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और भारत का वेस्टर्न पार्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए कुछ नाम यहाँ पर आप नहीं जानते होंगे, बट कुछ फेमस नाम है जो आप जानते हैं। देखिए जो सूरत है ये आपका गुजरात में स्थित है, यानी ये है वेस्टर्न पार्ट वाले एरिया में। और मंगलोर की अगर बात करें तो मंगलोर में जो हमारा पोर्ट है वो भी स्थित है, तो ये भी हमारा वेस्टर्न पार्ट वाला एरिया है, यानी ये भी वेस्टर्न पार्ट में ही स्थित है। उसके अलावा दो बचते हैं यहाँ पर हमारे ऑप्शन, यानी ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, गोपालपुर और कारवार।
तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका गोपालपुर। यानी ये जो गोपालपुर नगर है ये आपका वेस्टर्न पार्ट में नहीं स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित शहर नहीं है, ये आपका पूर्वी तट की तरफ स्थित एक नगर है। तो ये हमारे आज के 11 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए इसमें सभी सेगमेंट के क्वेश्चन हमने शामिल किए गए थे, जियोग्राफी भी थी, हिस्ट्री भी थी और पॉलिटी के साथ क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसे ही हम बदलते रहेंगे, कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, कभी पॉलिटी से हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो मिक्स्ड क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे इस सीरीज के अंतर्गत। और उसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम अभी 28 नवंबर को है और एसआई के जो एग्ज़ाम है लगभग यानी शुरुआती दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो इनमें यूपी की जीके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यूपी की इम्पोर्टेंट जीके भी हम बीच बीच में वीडियोज़ के अंतर्गत कवर करते रहेंगे, यूपी की जीके को भी। और साथ ही साथ हम ईवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। और ईवीएस एक मेजर रोल प्ले करती है आपके टेट एग्ज़ाम में, यानी यूपी टेट एग्ज़ाम में, और उसके अलावा सी टेट एग्ज़ाम में। तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ईवीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण तो क्योंकि वो भी जीएस का ही कहीं ना कहीं एक पार्ट है, तो उनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे और वो वीडियोज़ भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप बस इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।